कि आज की तारीख में अखिलेश और मायावती मिल जाएं तो प्रदेश की सियासत दूसरी दिशा में चली जाएगी। कांग्रेस को लीजिए, सत्ता के मद में लंबे समय तक तो सत्ता रही, लेकिन सत्ता के मद में संगठन खत्म हो गया। आज कांग्रेस कहाँ है? कौन सी पार्टी है जो जातिगत नहीं है? एक पार्टी का नाम बताइए। टिकट देना है तो जाति चिन्ह करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, तो जाति चिन्ह के प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, तो जाति चिन्ह करके जिला अध्यक्ष बनाना है, तो जाति भागीदारी देकर आती है कि जाति जाति नहीं है। जब चुनाव आता है तो जाति याद आती है। 32 जिले में हम लोगों ने करीब 36 रैली की है और एक से एक रैली की है कि पसीना छूट जाते हैं लोगों। क्या हवा के रुख को भाप जाते हैं और जिसकी सरकार रहती है उधर अब चले जाते हैं, तो क्या ये सब लोग उंगली खट से उठा देते हैं। मजबूत की तरफ अगर कोई उठाएगा तो अंगुलियां तोड़ देगा। वो राजभर से समझौता किए तो 125 चले गए, तो दम है तब ना। धोखा क्यों दे रहे हो? खुदा की संपत्ति को बेच करके आप संपत्ति अर्जित क्यों कर रहे हो? अगर खुदा की संपत्ति बेच रहे हो तो खुदा के बंदे गरीब मुसलमान भी तो है। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हुए, शिवपाल जी के साथ धोखा हुआ है राजनीति में। को पुत्रमोह हुआ और ड्रामा करके मंच पर धरी धरा जो अपने बाप का नहीं हुआ। मंच पर आपने देखा होगा क्या क्या दुर्गति किया। जबान से चाहे जो कुछ भी कह दे, देश संविधान से चल रहा है और संविधान से हट करके कुछ नहीं हो सकता। तो पहले वो तो बस जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है अपने। जो राजनीतिक जीवन की यात्रा की शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, किस तरीके से शुरुआत किया आपने? देखिए, शिक्षा पीरियड में ही हम लोग बनारस पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक मित्र था, तो उसके पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे। तो जब ट्रेन छूट जाती थी तो उनके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी थी छोटी सी, तो हम लोग उसी से जाते थे। तो घटना इसी तरह घटी। तो एक दिन ट्रेन छूट गई तो हम लोग गए उनके यहाँ, तो कहें कि आज हम 1-1.5 घंटे लेट चलेंगे। तो वह 1.5 घंटे बाद हम लोगों को लेते चलिए। तो वो बताए कि नेता आ रहे हैं कांशीराम जी, उनकी मीटिंग है रेलवे प्रेक्षागृह में, और मीटिंग करके तब हम चलेंगे। तो हम लोगों को लेते चलिए मीटिंग में। तो हम लोग भी गए थे, पीछे बैठे रेलवे प्रेक्षागृह में मात्र 24 लोग थे। तो उस दिन जो बात माननीय कांशीराम जी ने बताई, लोगों को ब्रीफ किया था, समझाया था, हम लोगों को भी अच्छा लगा। खैर उस दिन मीटिंग खत्म हुई, फिर हम लोग चले आए। फिर 2-3 महीने के बाद फिर वही घटना घटी। फिर माननीय कांशीराम जी का फिर उसी रेलवे प्रेक्षागृह में कार्यक्रम था, तो फिर हम लोग चले गए। तो उस दिन हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आज हम लोगों से मिलवा दीजिए। अच्छा। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो खैर ले गए, मिलवाए। तो कांशीराम जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए हैं? तुम लोग पढ़ो लिखो, अभी यहाँ राजनीति में क्यों चले आए? तो उन्होंने कहा, बताया कि ऐसे हुआ घटना और ट्रेन छूट जाती है तो फिर इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी से घर जाते हैं। कहने तुम लोग पढ़ो। लेकिन उनकी बात, उनकी सोच, उनके विचार हम लोगों के जेहन में इतना घर कर गया कि धीरे धीरे हम लोग मूव करने लगे घर के चोरी से। हम लोग स्कूल न आके हम लोग मीटिंग में चले जाते थे। सुनते थे कि आज अगर उनकी मीटिंग इलाहाबाद है तो हम लोग इलाहाबाद चले जाते, उनको सुनने के लिए। तो फिर धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हुए और फिर शिक्षा पीरियड से जब हटे तो फिर उसके बाद हम लोग शिक्षा पीरियड में कई घटनाएं घट गई। शिक्षा पीरियड में ही जैसे भाई हमारा BHU भर्ती हुआ, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, मकान से गिर गया था। उसमें पढ़ भी रहे थे तो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो इसी बनारस में ऑटो रिक्शा चला रहे थे। अच्छा। रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे और दिन में स्कूल जाते थे। और बड़ी गरीबी थी। आज के समझिए कि करीब 40 साल पहले
45 40 42 साल पहले बड़ी गरीबी थी। उस गरीबी में पढ़ना भी था, परिवार में हम बड़े थे तो परिवार को भी जिम्मेदारी भी देखना थी। था। पिताजी बाहर रहते थे सर्विस में, तो उनके पैसे और भाई के इलाज में काफ़ी खर्च हुए। फिर भाई डिस्चार्ज होकर के जब हम लोग बीएचयू से करीब 9 महीने बीएचयू में थे एडमिट थे। लगातार। फिर वहाँ से हम लोग घर गए तो युवा कि अब क्या किया जाए, तो हम लोग कमर्शियल खेती शुरू किए, सब्जी। अच्छा। तो सब्जी की खेती शुरू किए तो अब सब्जी लेके मंडी जाना है, बड़ी मुश्किल का काम था पहले दूसरे तीसरे दिन। तो पहले दिन मैं ऐसे गया तो रतिया से बातचीत किया कि भाई हमारे यहाँ सब्जी है, हम आपके यहाँ ला के पहुँचा देंगे, आप जो रेट बिके हमको दे देना। तो मंडी नहीं खुली थी तभी उसके यहाँ ले जाकर हम पहुँचा के चले आए, कोई जाने में। जैसे एक लोक लज्जा नहीं होता है, किसी काम को करने में, शुरुआत करने में आदमी को लाज लगती है या डर लगता, भय लगता है। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए तो धड़का खुलने लगा। तो फिर अब वहाँ कचौड़ी जलेबी और चाय मिलने लगा तो और मन बढ़ने लगा। सुबह नाश्ता जहाँ 10 बजे मिलता था वहाँ सुबह 7 बजे मिल जा रहा है नाश्ता। तो करते करते कमर्शियल खेती भी हम लोग 3 साल किए खूब कस के, सब लोग मिल के। हाँ, चारों भाई मिलके करने लगे। फिर उसके बीच में हम लोगों ने तय कर लिया कि हमको 2000 रुपया रोज चाहिए। कैसे आएगा ये? सब्जी अपनी ले भी जाते थे, किसानों की सब्जी हम खुद खरीदने लगे। अच्छा। और बिजनेस बढ़ रही है। हाँ, और उसके बाद समझिए कि पिंडरा मंडी के इर्द गिर्द करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से जहाँ जहाँ किसान आते थे, कोई आलू हो, प्याज हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी चीज अगर कोई बेच रहा है तो इतना विश्वास किसानों पर हमारा हो गया था, हमारा किसानों पर, कि हम उनको 4000 2000 5000 बयाना के तौर पर दे देते थे। आदमी हमारा जाता था वहाँ तौला लेता था, फिर साधन भेज देते थे, तो पता करते थे किस मंडी में रेट का है, बढ़िया किस में चल रहा है। तो प्याज अगर होटल में क्या रेट ले रहे हैं, मंडी में क्या रेट है, उस हिसाब से हम उसको अपना भिजवाते रहते थे। तो काफ़ी हम लोग किए। फिर बीच में भाई एक था तो उसका सर्विस लग गया, पिताजी गोल्डन एक स्कीम आई सीएल में, तो पिताजी ने कहा कि हमको कि नौकरी करो, हम कहा नहीं, भाई छोटा इसको लगा दीजिए, तो उसको लगा दिए, तो खेती बंद कर दी। तो 95 में पंचायत एक्ट आ गया, तो हमारे यहाँ जिला पंचायत की सीट महिला हो गई, तो पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। और उसके पहले 82 में ही, 82-83 में ही बड़े पिताजी को प्रधान बनाए हम लोग, तो लगातार प्रधान होते रहे। तो फिर उसके बाद 95 में पंचायत एक्ट लागू हुआ तो महिला सीट हुई, तो पत्नी को जिला पंचायत बनाया। फिर 96 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा से हम चुनाव लड़े। तो बीच में जिला पंचायत होने के बाद हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फूलपुर सिंधोरा 13 किलोमीटर दूरी है, तो खुद मैं ड्राइविंग जीप खरीदा, जीप खरीद करके और बनवा करके उसी को चलाना शुरू किया। जीप हाँ। तो अब वहीं से लोग वोट दिए थे और सवारी वही थी, तो खलासी जब जो पीछे था हम चला के उतरते थे तो सवारी उतर के कहते थे, अरे नेता से कह देना वोट दिए हैं, नेता से वोट दिए हैं, हम लोग पैसा देंगे। फिर 5-6 महीने में हमको विवश होकर के जीप बेच देना पड़ा। जब घर से तेल देना पड़ता था तो बेच दिया जीप को। फिर उसके बाद जीप बेचने के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि तो कुछ हम लोगों ने ये सॉइल कंजर्वेशन में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो हमारे यहाँ नहरें और नाली बनने का, तो उसमें हमने यूँ कह लीजिए मेट की हैसियत से तो लेबर लेके अपना काम कराए, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं किए। उसमें मुश्किल से हम साल भर किए, उसके बाद छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम लोग ध्यान राजनीति की तरफ लगा लिए। राजनीति वाला था अंदर। हाँ, अंदर राजनीति को करते रहते थे, वो सब काम के बाद भी राजनीति हमारा अलग था, अलग वो शुरू कर दिए थे। कैसा होता, चट्टी वट्टी भी कहीं बैठ के फिर मीटिंग लोगों से करते थे शाम को? देखिए, शाम को हम लोग 5 बजे निकलते थे, किसी गांव में चौपाल लगाते थे और चौपाल लगा करके वहाँ संगठन बनाते थे। संगठन बना करके फिर उसके बाद हम लोग 9 बजे 10 बजे लौट के घर आ जाते थे।
जैसे दूर है, लेट हो गया, 12-1 बज जाता तो रात रुक जाते थे। फिर सुबह हम लोग 5 बजे उठ के हम लोग चले आते थे, फिर अपना खेती बाड़ी और काम करके अपने 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 काम में सब लोग हो जाते थे। शिक्षा पीरियड में समझिए कि बैलों से खेत की जुताई 10 बीसा करके तब हम बीए में पढ़ने जाते थे। बीए में। हाँ। उसके बाद 96 में टिकट हमको मिला विधानसभा बसपा से पुलसला। 1676 वोट से हार गए हार गए। विधानसभा, पहला चुनाव था। फिर उसके बाद हारने के बाद फिर मायावती जी से कई बार चकचक हुई, तो 2002 में पार्टी छोड़ दिया बसपा। फिर सोनीलाल पटेल जी बहुत दबाव बनाए, हमने कहा कि नहीं, अब राजनीति नहीं करेंगे। तो कहा कि हमारे साथ हमारी मदद कर दो। कुछ और साथी थे, हमने कहा कि चलो अच्छा मत है की बात है, इनकी मदद कर देते हैं। फिर उनकी पार्टी में काम हम किए। 11 महीना चुनाव आ गया 2002 का, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव पुलसला लड़िएगा, और फिर वो खुद लड़ गए। खुद लड़ गए। तो चुनाव हलाऊ हार गए। खैर कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। फिर उसके बाद उनसे चुनाव के बाद तो फिर हमने कहा कि चलो खेती करेंगे। फिर खेती वाला। अब राजनीति में लोग धोखा देते हैं। तो जो टीम थी उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति करनी पड़ेगी और हम लोग बनारस में पार्टी चलाएंगे, बाहर नहीं। तो बनारस में लोगों की जीत पर पार्टी बनाई गई। सारनाथ महाराजा सुहेलदेव पार्क पर हम लोग करीब 700-800 लोग जुटे, यही पार्टी घोषणा हो गई कि बनारस में पार्टी चला। तो एक हुआ कि झंडा डंडा रहेगा तो थाने फाने पर पैरवी करनी होगी, तो हसन हुसन करने के लिए एक झंडा चाहिए। तो बना करके हम लोग शुरू किए। तो पहले यहीं किए, तो कमिश्नरी होने के नाते गाजीपुर से लोग आए थे, तो वो लोग ले गए हम लोगों को, बड़ी चिरौरी किए। तो हमने कहा देख लो भाई, हम तो नहीं जाएंगे। फिर वहाँ कुछ पार्टी के लोग गए, देखे उके, तो कहे कि चलिए वहाँ देख लिया जाए। जब वहाँ गए तो वहाँ से लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ मीटिंग एक दे दीजिए। तो ऐसा वहाँ दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। धीरे धीरे हम लोग बलिया तक बढ़ते गए, मऊ चले गए। तो बढ़ते 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 धीरे धीरे हम लोग करीब पूर्वांचल में ठीक ठाक स्थिति में होने लगे। फिर चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे। यहीं आपके 38,000 वोट पाए थे हम लोग। संजय यादव लड़े थे, तेरे ही गांव तक था। 22,000, 24,000, 12,000, 6,000, 8,000, 9,000, तो जैसा प्रत्याशी लड़ा वोट मिलता रहा। फिर 2017 में यहीं बनारस में हम लोग कटिंग मेमोरियल में कार्यक्रम रखे, तो बड़ा कार्यक्रम था। और संजोग से उसी जाम में अमित शाह जी कलर खोटा ये ताज होटल जा रहे थे, तो जाम में फंस गए। तो उनको लगा कि कौन पार्टी है भाई, कौन नेता है। तो फिर उसके बाद तो उन्होंने खोजा, उन्होंने बुलवाया। तो माथुर जी यहाँ प्रभारी थे, तो बुलवाए, तो बातचीत हुई। तो बातचीत के बाद उन्होंने जो है कहा कि आप दिल्ली आओ, कुछ बात करनी है। फिर दिल्ली चले गए। दूसरे दिन वहाँ बातचीत हुई, समझौते हुई। 8 सीटें उन्होंने दिया, तो हम लोग 4 जीते, मिनिस्टर बने। तो उस समय जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, तो उसके बंटवारे को लेकर के माननीय राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में। तो उसी को लागू करने को लेकर के चकचक चला। फिर तो अमित शाह जी और योगी जी ने कहा कि नहीं, एक नई कमेटी बना देते हैं, पुरानी हो गई है। तो कमेटी राघविंदर सिंह, वो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में बनी। तो 7, 9, 11 बंटवारा हो गया। तो अब लागू करने की बात आई, तो फिर लागू करने में इधर आनाकानी होने लगी। तो मैं रिजाइन दे दिया, मैंने कहा नहीं रहेंगे। फिर छोड़ करके हम काम पे लगे। तो फिर बीच में इधर लोकसभा का चुनाव जब आया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रकाश जी हमारी मदद कर दो, वे करेंगे। मोदी जी बोले थे। तो फिर अमित शाह जी और नड्डा जी सब लोग तो गए, बातचीत कई दौर की बातचीत हुई। फिर हम कहे कि ठीक है, तो फिर साथ लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम प्रदेश में चाहते थे, हम देश में रोहिणी आयोग का गठन कर चुके हैं और उसकी समीक्षा भी हम कराने जा रहे हैं, रिपोर्ट आ जाती है।
तो हम देश में लागू करेंगे। तो हमने कहा भाई चलो, जो पीएम साहब कह रहे हैं तो उनकी बात पर, चूंकि 13 प्रांतों में बांट करके आरक्षण दिया जा रहा है, बगल के बिहार में ही 13 प्रांतों में बांट के दिया जा रहा था, ताकि कोई दिक्कत नहीं, है यहाँ भी हो जाएगा। चूंकि जैसे कि 27% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने भी कहा, हम लोग भी जानते हैं, जो मजबूत लोग हैं वही ले रहे हैं, उसका लाभ 8-10 जातियों को मिल रहा। तो ये हुआ कि इसको बांट करके सबको दिया जाए, जो नहीं जातियां पा रही हैं, तो 7, 9, 11 में बटा। तो फिर उसी आधार पर लोकसभा चुनाव के पहले ही तो एचएम और गृह मंत्री जी ने और पीएम साहब ने कहा कि सरकार में जब तक नहीं शामिल हो जाओगे तब तक मदद हमारी कैसे करोगे, आप मोर्चे में शामिल हो पहले एनडीए में। तो फिर लोगों से बातचीत की, पार्टी के लोगों से, लोगों ने कहा ठीक है आइए। तो फिर हम दोबारा समझौते में शामिल हो गए, और शामिल होकर के 14 मार्च को शपथ लिए, फिर काम पे लग गए। अच्छा, जो पार्टियां बनाए थे लगभग 2002 में बनाए थे, 2002। तो क्या मकसद क्या था उस पार्टी का, कि अपने ही समुदाय के आपके लोग जुड़े, क्या और भी लोग जुड़े थे? नहीं, देखिए, एक प्लेटफार्म तो पहले हम लोगों ने किसी को देखिएगा, जैसे मुलायम सिंह जी ने पहले अपने कमती यादव को तैयार किया, कांसी राम जी ने पहले चमार को तैयार किया। जो भी दल तैयार हुआ, एक वर्ग उसके साथ खड़ा होता है, जिस कौम का वो लीडर होता है। उसी तरह जब हम खड़ा हुए तो पहले हम अपनी कौम को समझाए, लेकिन हमारे विचार ऐसे थे, जैसे हमने कहा कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू हो। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि कोटे में कोटा करो, कि जो मजबूत लोग हैं उनको अलग करो, कमजोर लोगों को अलग करो। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 22 साल पहले मैंने कहा था, हमने 22 साल पहले कहा कि पूर्वांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश बड़ा इलाका है, इसको अलग राज्य, पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाए। इस बात को लेकर के हम लोग पार्टी की नीति बनाए। हम लोगों ने देखा कि जब गुजरात और पांडिचेरी, कई स्टेटों में शराबबंदी है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि नशा नाश की जननी है। तो इसको लेकर के हम लोग अपनी पार्टी का एजेंडा बनाए, ये इसको हम लोग खूब चलाए। फिर जैसे कि सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, और तो वैश्य रेजिमेंट क्यों नहीं भाई? 50% से ज्यादा टैक्स व्यापारी देता है, आज उसकी सुरक्षा के लिए वो परेशान है, तो वैश्य रेजिमेंट का गठन हो। हम लोगों ने जैसे पार्टी की नीति में कि निःशुल्क और अनिवार्य स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, कि 2 तरह की शिक्षा ना हो, एक तरह की शिक्षा, एक रूपता हो। जब पेपर नौकरी के लिए एक आता है, चाहे वो प्राइमरी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, तो पेपर जब एक आता है तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों? तो एक रूपता लाई जाए। स्नातकोत्तर तक हम लोगों ने अपनी पार्टी में रखा कि स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, और कक्षा 5 से रोजगार परक शिक्षा, चाहे कलम बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, इस तरह के 100 विषय बनाए जाएं, और एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, चाहे वो मोबाइल बनाना सीखे, चाहे मोटरसाइकिल बनाना सीखे, चाहे पंखा, चाहे फ्रिज, कुछ भी एक अनिवार्य। तो ये चीजें हम लोगों ने इस उद्देश्य से बनाए कि जब हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो इसको हम लागू करेंगे, इस उद्देश्य से। अब इसमें जाति की बात तो नहीं। अब सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पे आरक्षण सारे लोगों ने पसंद किया, तो जिनको पसंद आने लगा तो वो पार्टी ज्वाइन करने लगे, जिनको वैश्य रेजिमेंट समझ में आया वो व्यापारी आने लगा, जिनको स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात आने लगी तो वो आने लगे। जो गरीब, कमजोर, लाचार, जो आवास, शौचालय, पेंशन के लिए तरस रहे थे, हमने कहा भाई हमारी सरकार आएगी तो हम प्राथमिकता के आधार पर सर्वे करा करके जो सबसे गरीब हैं उसको हम सबसे पहले आवास देंगे। जिसका जैसे आज हम मिनिस्टर हैं, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें स्कीम बनी जीरो पॉवर्टी, तो पंचायती राज को हुआ, तो पंचायती राज मिनिस्टर होने के नाते हमने यूपी में लागू किया। 15 लाख परिवार को हम
हर गांव से 25 परिवार का चयन करके 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया साल के आमदनी के लिए उसको इनकम का जरिया देना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा। ये 1 अप्रैल से लागू हो गया, 1 साल में देना है हमको। तो ये सब चीजों को हम लोगों ने पार्टी की विचारधारा बनाई कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। इस तरह हम लोगों ने जब व्यवस्था बनाई, महिलाओं को हम 50% आरक्षण हम लोगों के पार्टी के नियम में कि 50% उनको आरक्षण राजनीति में भी और नौकरियों में भी। आज देखिए मोदी जी ने 33% किया ना। कम से कम आपको अगर हम वीडियो देखेंगे तो लगभग 45 कार्यक्रम हमने किया है महिला सम्मेलन, और जिसमें 40,000, 35,000, 25,000, 20,000, 10,000, मिनिमम 5,000 महिलाएं अकेले। घर से महिलाओं को निकलना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जब उनको समझाया गया कि ये चीजें हैं, आप आओ राजनीति में ऐसे करो, हमारे साथ चलो तो ऐसा हो सकता है, तो उसका रिजल्ट आज देखिए कि महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का प्रयास शुरू हो गया। हम नहीं कर पाए, लेकिन अब सोचिए कि जो बात मैंने 22 साल पहले कही इसी सारनाथ में कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, हरियाणा ने लागू कर दी। तो चीजें जो हम लोग कहे, 9 जुलाई 2016 को जब अमित शाह जी को मैं मऊ बुलाया था तो मैंने वहां करीब हमको अंदाजे की 1.5 लाख लोगों को जुटाया था। लोगों से हाथ उठवा करके हमने पूछा कि भाई तेरी आवास की समस्या है, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले आए हैं, इनसे समझौता करेंगे, इन गरीबों को शौचालय और आवास छत चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब 17 में सरकार बनी तो 18 और 19 में कोई गांव ऐसा नहीं था कि जहां सफेद भले उपयोग में न रहा हो नहीं कह सकते, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं था कि दूर से ही देखने पे लगता था कि शौचालय बना। ऐसा हुआ बड़े पैमाने पर, आवास बड़े पैमाने पर बनने लगे। तो चीजें जो हम चाहते थे वो बात आगे बढ़ने लगी। तो इन बिंदुओं को लेकर के हम लोग जब आए तो तमाम लोग, आज बता रहा हूं कि हजार मुसलमान, हजारी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, पटेल, चौहान, हर कम्युनिटी के लोग। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि बनवासी जो सबसे निचली पायदान पे आज के तारीख में है, उसको भी लोकसभा का चुनाव हम लड़ाए। जखनिया विधानसभा रामनारायण बनवासी को लड़ाए, कुबराज बनवासी को लोकसभा सैदपुर लड़ाए। तो हम उनको भी राजनीति में ले आने का प्रयास, हमारा मकसद ये है कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनको हम आगे बढ़ाने के लिए हम, जैसे अपनी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो 2% शिक्षा थी 22 साल पहले, आज 98% शिक्षा है। ये उपलब्धि हमने हासिल की। उनको समझाते कि नहीं, शिक्षा से क्या मिलना है, शिक्षा से क्या बदलाव होगा, शिक्षा से आप क्या हासिल कर सकते हो। तो धीरे धीरे प्रेरणा जैसे रसरी आवत जाते सिर पे करत निशान, उस तरह लोग समाज में जागृति आई और समाज अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा, चाहे वो प्राइवेट गया चाहे सरकारी में गया, लेकिन गया। आज हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, MCOM, BCOM, MSc, BSc बच्चे मिल रहे हैं, कल तक खोजने पर नहीं मिलते। तो ये उपलब्धि है समाज में। आज देखिए जो बीज BP सिंह जी बो के गए, आज पूरे देश की राजनीति पिछड़े और दलित पर आकर टिक गई। कल तक कोई मानता नहीं था, लेकिन आज किसी पार्टी की बिना पिछड़े दलित की बात किए उसकी राजनीति पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये दौर पैदा हम लोगों ने बना के किया। तो ये संघर्ष है राजनीति का। जो अभी जैसे परसों में बिहार था, राजपुर में कम से कम 20,000 लोग जुटे थे। आप हम नवादा की रैली हो, चाहे कटिहार की, मधेपुरा, अररिया की हो, चाहे किशनगंज की हो, चाहे पटना की रैली हो, सीवान हो, छपरा हो, भभुआ हो, कैमूर हो, बक्सर हो, और चाहे गया हो, नवादा हो, नालंदा हो, कहीं भी बिहार के 38 जिले में, 32 जिले में हम लोगों ने करीब 36 रैली की है। और एक से एक रैली की है कि पसीना छूट जाते हैं लोगों की। तो लोग विचारों से जुटते हैं, विचार जिनको अच्छा लगता है वो साथ है, नहीं लगता वह ठीक है,
अपनी हजारों पार्टियां हैं, आप जहां जा सकते हो। हम किसी को जबरी नहीं करते, आप मालिक हो भैया। हमारी बात से अगर पाओ तो ये विचारधारा है। हम गौतम बुद्ध जी की विचारधारा फैलाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो भी महापुरुष हैं, उनके सबके एक ही विचार हैं, एक ही सोच है। उस सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जिस पार्टी से आपने राजनीति की शुरुआत की, बहुजन समाजवादी पार्टी से, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे समाप्त होती, कहाँ लगता है कि लीडिंग में कमी आई है? देखिए, समाप्त तो नहीं है, मतलब कमी आई है वो हाँ, चीजें हम उसको समाप्त- स्वीकार करते हैं, कमी को स्वीकार करते हैं। देखिए, जो पार्टी सत्ता में जाने के बाद ग्रास रूट पे संगठन का काम बंद कर देती है, उस पार्टी का यही असर होता है। कांग्रेस को लीजिए, सत्ता के मद में लंबे समय तक तो सत्ता रही, लेकिन सत्ता के मद में संगठन खत्म हो गया। आज कांग्रेस कहाँ है? एक एमएलए बचा, 2 एमएलए बचे हैं यूपी में। कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब आप अगर बसपा की बात करें तो जा देखिए, राष्ट्रीय पार्टी वो भी है, आज उसका क्या हश्र है यूपी में, आज बिहार में उसका क्या हश्र है, राजस्थान में क्या हश्र है, मध्य प्रदेश में क्या हश्र हो रहा है। तो आज धीरे धीरे उसके सारे राज्य छीनते हुए चले जा रहे हैं। वो कहाँ जा रही है? बसपा तो स्टेट की पार्टी रही है, यहां सत्ता रही है। आज भी बसपा के पास वो कुवत है कि आज के तारीख में अखिलेश और मायावती मिल जाएं तो प्रदेश की सियासत दूसरी दिशा में चली जाएगी। वो कुवत है उसमें। अच्छा, सारी पार्टी अगर समाप्त हो जाएगी, केवल बीजेपी ही रहेगी, विपक्ष का होना भी तो जरूरी है राजनीति के लिए और देश के लिए, क्या खतरा नहीं हो जाएगा? जो मर्जी वो निर्णय लेंगे आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लोकतंत्र है। देखिए, अब कोई सोचे कि मायावती जी को कोई खत्म कर दे, नहीं खत्म हो सकती। उनके पास 9%, 10%, 12% अप डाउन वोट रहेगा। वो वोट जिधर भी जाएगा उधर समय समय पर उसका रिहर्सल होता रहता है। आज मोदी जी को ही लीजिए, सारी पार्टियों खत्म कैसे कर देंगे? 40 पार्टियों को मिला के ना वहां है। हाँ, ये बात सही है। आज अगर नीतीश जी हट जाएं और वो तमिलनाडु वो हट जाएं तो सरकार गिर जाएगी। 40 दलों को मिला के सरकार, अगर यूपी की बात करिए तो 5 दल हैं ना, संजय निषाद जी हट जाएं, प्रिया पटेल जी हट जाए, जयंत जी हट जाएं, हम हट जाएं, कहाँ असर होगा? तो कल तक क्या था, आज क्या है, हम जो देख रहे हैं। देखिए, दुनिया के किसी देश में क्या सिचुएशन, वातावरण है, वो अलग है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों का अलग है। दक्षिण भारत का एक अलग अपना है। तो अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग सिचुएशन है। अब यहां कोई सोचे कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर दें, खत्म होगी, सत्ता में मत आवे, तब भी उसके 35-40-50 एमएलए होते रहेंगे, टिमटिमाते रहेंगे। जातिगत वाली राजनीति चल। जातिगत कहाँ रहा है? कौन सी पार्टी है जो जातिगत नहीं है? एक पार्टी का नाम बताइए। टिकट देना है तो जाति चिन्ह करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो जाति चिन्ह के, प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो जाति चिन्ह करके, जिला अध्यक्ष बनाना है तो जाति भागीदारी दे करके। कहाँ नहीं है कि जाति है कि जाति जाति नहीं है। जब चुनाव आता है तो जाति याद आती है। अच्छा, आप पे एक आरोप लगता है कि आप हवा के रुख को भाप जाते हैं और जिसकी सरकार रहती है उधर आप चले जाते हैं, तो क्या ये कितना सही है? नहीं, देखिए, कमजोर की तरफ सब लोग उंगली खट से उठा देते हैं, मजबूत की तरफ अगर कोई उठाएगा तो अंगुली तोड़ देगा वो। जैसे 8 बार समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, कभी बसपा से तो कभी कांग्रेस से, कभी रालोद से तो कभी निषाद पार्टी से तो कभी भारतीय समाज पार्टी से। 8 बार गठबंधन किया, उसके तरफ कोई उंगली नहीं उठाता है। कांग्रेस पार्टी 9 बार किया, कोई नहीं उठाता है। 7 बार बसपा ने किया, कोई नहीं उठाता है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समझौता था 91 में, जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हुए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हुए थे। तो समझौते भारतीय जनता पार्टी ने कितनी पार्टियों से किया है? 40 दलों से समझौता है,
उसके तरफ तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर छोटी पार्टी है, कमजोर पार्टी है, इस कमजोर नहीं आप। इस नाते लोग कह देते हैं हाँ, कि एक बड़ा वोट आपको बता दें कि पूर्वांचल में 128 विधानसभा सीटें हैं। 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम अकेले अपने दम पर 10,000 से लेके 50,000 वोट दिलाने की कुव्वत है। उदाहरण, हम बीजेपी के साथ थे 17 में, 325 आई, हट गए, हार गए 62 सीटें, चले आए सपा के साथ, 47 सीटें थी तो 125 पे चले गए। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, इन जगह पर खाता तक बीजेपी का नहीं खुला, 125 पे गए। अगर इनमें दम थी, कांग्रेस में दम था, तो ये लोग 17 में कांग्रेस और सपा मिल के लड़े थे तो 47 से जीते। जब ओम प्रकाश राजभर से समझौता किए तो 125 चले गए। तो दम है तब ना। तो ये ताकत के बल पे हमको सब लोग चाहते हैं। मायावती जी भी चाहती हैं कि हमारे साथ, आज एक एमएलए बचा है, हमारे पास तो 6 गो हैं, हम उस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। तो ये चीजें नहीं, एक वोट हम लोगों ने हर समाज को जोड़ करके एक बड़ी ताकत पैदा की है, और जिस ताकत को लेने के लिए सब लोग परेशान रहते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, यही है। अच्छा, जातिगत की अगर बात हुई तो सारे लोगों की तो अपनी अपनी जातिगत तो राजनीतिक पार्टियां भी हैं। मुस्लिम किधर जाए, मुस्लिम समझ में नहीं आता उनको। यूपी में तो कोई देखिए, पार्टी आजादी के बाद से मुसलमानों को नफरत सिखाया गया है, उनको शिक्षा की बात नहीं बताई गई, उनको बेहतर स्वास्थ्य की, उनको रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सब नहीं बताया गया। उनको सिर्फ नफरत बताई गई कि तुम बीजेपी से नफरत करो, नहीं तो बीजेपी तुम्हें रहने नहीं देगी। ये नफरत सिखा करके उनका सिर्फ वोट लेते हैं। और उनके हक के लिए, अगर हम सपा की बात करें, आप बताइए, समाजवादी पार्टी अगर पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, एसडीएम की भर्ती, कानून को जो भी भर्ती सरकारी नौकरी में, तो क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी दिया? लंबे समय तक कांग्रेस रही, क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी दिया? 4 बार बसपा गवर्नमेंट थी, क्या हिस्सेदारी दिया? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इतना कांग्रेस, बसपा, सपा ने विकास किया कि 1% से भी नीचे आ गए हैं ये मुसलमान। अब जैसे अभी अगर हम जब एनआरसी और सीए लागू हुआ, एनआरसी सीए लागू होने के बाद विपक्ष ने उनको समझा दिया कि आपकी नागरिकता खत्म होगा इस कानून से, और जबकि नागरिकता देने का कानून 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता तो नहीं गई। तो चूंकि शिक्षा की वजह से जो कहता है लोग मान लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने नफरत सिखाई है। अभी जैसे वक्फ बिल आ रहा है, वक्फ बिल आ गया, पास हो गया, अब इन लोगों ने क्या कहा कि मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी। ये तो कहते हैं खुदा की, उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी खुदा की प्रॉपर्टी है। खुदा की प्रॉपर्टी है तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हो? खुदा के साथ धोखा क्यों दे रहे हो? खुदा की संपत्ति को बेच करके आप संपत्ति अर्जित क्यों कर रहे हो? अगर खुदा की संपत्ति बेच रहे हो तो खुदा के बंदे गरीब मुसलमान भी तो है, खुदा के बंदे महिला भी तो मुसलमान है, गरीब हैं, तो खुदा की संपत्ति अगर बेच रहे हो तो उस संपत्ति का एक मुसलमान महिला या एक पुरुष का बता दो जिस गरीब को तूने बसने के लिए वो मकान बना करके दिया हो। अगर खुदा की बात करते हो कि खुदा की संपत्ति है तो खुदा को ही बेच देते हो। अगर आप खुदा की संपत्ति कर रहे हो, खुद खुदा को बेच करके खुद संपत्ति अर्जित कर रहे हो। जब बिहार में जो चूंकि अब चुनाव है, वहां पे किस तरीके से आप लोग रणनीति बना रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? क्योंकि कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी पे विपक्षी पार्टी जो है वो मानसिक हालत पे वो सवाल बार बार उठा रही है। वो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं अब आप चले जाइए बिहार, अभी लोग लड़ने की तैयारी सोच रहे हैं। कम से कम वहां 500 से ज्यादा गाड़ियां नीतीश जी का होर्डिंग लगा करके प्रचार में लग गई हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रचार हो रहा है, अब विपक्ष कह रहा है कि मानसिक संतुलन गड़बड़ तो क्या करेंगे? तो आप भी मजबूती से वहां प्रचार प्रसार करेंगे?
अब सब बता तो रहा हूं कि आप हमारे कार्यक्रम देखेंगे तो आप भी माथा पकड़ लेंगे कि यूपी से मजबूत वहां हम हैं। हाँ, बिहार में। हाँ, हम्म, हम आपको भी दिखाते हैं, कहते हैं 3-4 कार्यक्रम हम आपको दिखाते हैं। अभी परसों में कार्यक्रम किया हूँ बिहार में, जहाँ कम से कम नहीं कुछ तो 10,000 लोग थे। तो अगर हमारी विचारधारा से नहीं है तो गेहूं की कटाई है गर्मी में, घर से निकल के क्यों आ रहे हैं? अच्छा, अगला चुनाव इसके बाद तो यूपी में भी है, उसके लिए क्या रणनीति है? क्योंकि अखिलेश जी बार बार दावेदारी कर रहे हैं कि अब 2027 में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, कहीं नहीं दी। वो तो 17 में भी चुनाव जीत रहे थे, 17 में 400 जीत रहे थे, 43 पर आ गए। उसके बाद 19 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, हम 7वें थे, 24 जीत रहे थे, और 27 अब कहता ना दिन बाहर। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से नेता तो ठीक है अखिलेश जी, कैसा नहीं, है? नेता का गुण नहीं। नेता वाला नहीं। देखिए विरासत, गांव में भी आप देखिए, अगर विरासत जिसको मिल जाती है, नवासा जिसको कहते हैं, नवासा पा गया तो पूरे गांव को नहीं रहने देना चाहता है। इनसे बढ़िया शिवपाल जी है। बहुत अच्छे हैं। देखिए शिवपाल जी के साथ धोखा हुआ है राजनीति में। हाँ, मुलायम सिंह जी के साथ पार्टी को इस ऊंचाई पर सत्ता में 4-4 बार पहुंचाने में, संगठन बनाने में नेताजी के बाद शिवपाल जी का हाथ है। उनके दहिनवार थे। जिस तरह महाभारत में पुत्र मोह हुआ, सब नाश हो गया, वही यहाँ पुत्र मोह हुआ। नेताजी को पुत्र मोह हुआ और ड्रामा करके मंच पर धरी धरा, जो अपने बाप का नहीं हुआ। मंच पर आपने देखा होगा क्या क्या दुर्गति किया। तो उस व्यक्ति से, यही नवासा का है ना, संगठन का जो ढांचा खड़ा करने में एक नंबर माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ है, तो दूसरे नंबर का हाथ शिवपाल जी का है। तो शिवपाल जी को तो धोखा दे दिया। इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अब वो भैया मालिक वो है, वो चपरासी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे यो बात है। कि अंदर अंदर बेचारे घुट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बार बार मतलब सनातनियों पे कटाक्ष करते, महाकुंभ में इतना हुआ, उस पर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। और बाकी पार्टियां होती है मुस्लिम की, उसमें तो खुशी खुशी चले जाते हैं, तो इससे क्या दर्शाता है, मान सकते हैं? देखिए एक बड़ा वोट है मुसलमानों का 18%, वो हाथ से निकलने ना पावे, इसलिए अखिलेश जी उस वोट को पाने के लिए बहुत से वोट को गंवा दे रहे हैं। मुस्लिम वोट से और यादव वोट से सरकार नहीं बन पाएगी, क्लियर कट बता रहा हूं। आपने तीसरे वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब तक तीसरा वोट आपके साथ नहीं होगा, चौथा जाति का प्रत्याशी आ जाएगा, फिर जाति आ जाएगी, जाति चलता रहेगा। तो ये तो जब तक, देखिए पहले ये कृषि प्रधान देश था, अब ये जाति प्रधान देश है। आप बताओ, नौकरी फार्म भरो, आपकी जाति का है, उपजाति लिखो, है ना। तहसील में जब तक ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देगा, तब तक देश में जातिवाद होगा। इन बागेश्वर धाम लेकर जाति पात की तो विदाई करेंगे। अब वो हाँ, एक और सवाल है, वो हिंदू गांव बसा रहे हैं, तब तो कोई कल मुसलमान उठेगा, वो बोले मुस्लिम गांव बसाएंगे, तो इससे तो दहशत पैदा होगी। देखिए जबान से चाहे जो कुछ भी कह दे, देश संविधान से चल रहा है और संविधान से हट करके कुछ नहीं हो सकता। वो कहाँ बसाएंगे, पहले वो तो बस जाएं। अच्छे प्रवचन करता है। तो देखिए हम तो देश में देख रहे हैं कि अलग अलग अपना दुकान चलाने के लिए लोग आते हैं। कई बाबाओं का देखिए इतिहास पढ़ लीजिए, कई बाबाओं का जेल की सलाखों में है, हवा ले रहे हैं जेल में। ऐसे भी तो बाबा हैं, इन्हीं की तरह बाबा हैं कि नहीं है वो लोग। तो ये अपना अपना कारोबार है, चला रहे हैं, चल रहा है। अच्छा, मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं, तो क्या ये सही है योगी को इस तरीके का बयान देना? रामायण में भी तो लिखा है, रामायण में लिखा है, बिने न मानती जलद जड़ गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भाई बिन होई न प्रीत। यह चौपैया तो में लिखा हुआ रामायण में। लातों के भूत हैं वाकई अरे में। भाई वो चौपाई क्या बता रही है? जब
रामायण में जो लिखा है वो चौपाई पढ़िए, उसका अर्थ संधि विच्छेद करिए। अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल मेरा है कि अगर 2027 में जीत होती है बीजेपी की और आपको मुख्यमंत्री के लिए दिया जाए, तो क्या आप बैठेंगे मुख्यमंत्री की गद्दी पे? आपको बनाया जाए तो हम नहीं बैठेंगे। ये तो पत्रकारिता तो हो ही नहीं पाता है। अरे मैंने नायक फिल्म देखा, पत्रकार एक दिन का मुख्यमंत्री बना है, क्या बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे और यही इनकी जो हंसी है बेबाकी से जो सवालों का उत्तर देते रहते हैं हमारे साथ। फिर अगली बार हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अविनाश पांडे, हमारी चैनल उत्तर प्रदेश समाचार के साथ।